ओके, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पेज नंबर बताओगे उसका? फाइव। ओके, अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये वैसे थोड़ा बहुत तुम लोगों ने सीएसईटी में भी पढ़ा होगा। 1872 का लॉ है ये, काफी पुराना लॉ है ना, ब्रिटिश टाइम का लॉ है। मतलब आज भी ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन पीछे से हमें उनके लॉज आज भी पढ़ने पड़ रहे हैं, है ना, ये हाल है। तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ऐसे तो ये प्रिविलेंट टाइम पे भी, अभी आज के टाइम पे भी ये लॉ एप्लीकेबल है हमारे ऊपर ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, एक बार पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लो कि इस लॉ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे ये डिवाइडेड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें बहुत सारी जगहों पे हमें ना नोट्स वगैरह भी बनाने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी तुम लोग प्रिपेयर्ड रहना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 1872 का एक्ट है, काफी पुराना लॉ है। देखो, ये लॉ जो है ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, 2 एंड 3। 3 पार्ट्स हैं इसके। सेक्शंस भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेक्शन 1 से लेके 75 तक ये अवेलेबल है ना। फिर उसके बाद 76 से लेकर के 124 तक है, और एक 125 से लेकर 238 तक के सेक्शंस हैं। अब मैंने ये डिवीजन किस बेसिस पे किया है ये बताती हूँ। सेक्शन 1 से लेके 75 तक के जो सेक्शंस हैं ये जनरल प्रिंसिपल्स के साथ डील करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो प्रिंसिपल्स हम लोग इसमें कवर करेंगे सेक्शन 1 से 75 में। ठीक है। 76 से 124 में यहाँ पे जो थे ये पूरे सेल्स से रिलेटेड प्रोविजंस थे, सेल्स ऑफ गुड्स। तो हमने क्या किया, इन सबको डिलीट कर दिया और कहाँ चला गया, अब ये सोगा में चला गया। सोगा जानते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। तो अब ये पूरा जो 76 से 124 तक के सेक्शंस है ये हमारे क्या हो चुके हैं, रिपील हो चुके हैं, डिलीट हो गए ये। ठीक है, ये अभी हम नहीं पढ़ते हैं डायरेक्टली। फिर सेक्शंस कहां से चालू होंगे, 125 से चालू होंगे टिल 238। अब यहाँ पे क्या है, फिर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब किस किस टाइप के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अभी टर्म्स में इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, बस तुम इतना समझो कि ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें लगभग 15 दिन लगते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे जल्दी करने का इसको हम। जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे प्लस इसके अंदर हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है इसका। एक, तुम लोग जानते हो कॉन्ट्रैक्ट वैसे होता क्या है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, ओके। तो बेसिक हम समझें, अगर देखो इस इंडस्ट्री में, बिजनेस में बहुत सारे प्रोमिसेस लोग एक दूसरे को करते हैं। जैसे मैं तुम्हें इतने गुड्स सप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें जॉब पे अपने पास रख लूंगा, या फिर मैं आपको कल गुड्स की डिलीवरी दे दूंगा। कितने सारे लोग प्रोमिसेस कर रहे हैं। अब सोचो, अगर ये सारी चीजें रिटन में नहीं हो, लिखित नहीं हो, तो कोई भी प्रोमिसेस ब्रेक कर सकता है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमेशा इन लोगों को रिटन में लो। बट राइटिंग भी हम प्लेन पेपर पे ऐसे ही लिखवा के साइन करवा लेते हैं क्या? नहीं। कौन से पेपर पे करवाते हैं? स्टैम्प पेपर पे करवाते हैं, है ना। स्टैम्प पेपर देखा है? नहीं देखा, एक बार गूगल करके देखना। अच्छा ना, स्टैम्प पेपर पे ऊपर एक नोट टाइप की वो चीज होती है, ऐसे कुछ प्रिंटेड सा होता है जिसमें अमाउंट भी लिखा हुआ रहता है, ब्लू, पिंक, ऐसे ग्रीन, अलग अलग कलर्स के होते हैं वो।
तो उस पेपर के ऊपर जब आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट अपना लिख रहे हो कि हाँ मैं तुम्हें जैसे बिल्डिंग बना के दूंगा इतने साल में, मैं तुम्हें गुड्स इतने डिलीवर कर दूंगा, मैं तुम्हें जॉब पे अपने पास रख रहा हूँ, वो सारी चीजें बाइंडिंग बन जाती हैं पार्टीज के ऊपर, है ना। तो ओरल प्रोमिसेस तो लोग ब्रेक भी कर सकते हैं, करते भी हैं, है ना। बट ऐसा नहीं, हमें रिटन में करना है ताकि वो चीज का एकदम पुख्ता सबूत बना रहे हमारे पास। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिफोर दैट एक बार, क्योंकि तुम लोग आंसर राइटिंग चाह रहे हो, आंसर राइटिंग चाह रहे हो, तो एक बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न्स कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर केस स्टडी बेस्ड चलता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के पैटर्न्स एक बार समझ लेते हैं और आंसर्स कैसे लिखने हैं तुम लोगों को वो देख लो। देखो जेआईजीएल के पेपर में हमारे पास 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से 4 तरीके? एक तो सबसे प्यारे क्वेश्चंस जो होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत कम नसीब होते हैं, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, डिफाइन, है ना, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ऐसे। तो ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस। एक और टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो है केस स्टडी, केस स्टडी बेस्ड होते हैं, जो लिखना सबसे डिफिकल्ट होता है। एक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। और एक हमारे पास रहता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट से तुम्हें गेस करना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलता जुलता सवाल वो उससे पूछ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बोल दिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज अ नो फॉल्ट लाइबिलिटी, स्टेटमेंट डाल दिया उन्होंने और कहा एक्सप्लेन या वाई या कमेंट, ऐसे पूछ लेंगे। तो ये हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस अपीयर करने का तरीका एक ही है कि आप, है ना, पहली चीज तो हम इसको बीकॉम वाले एग्जाम्स की तरह नहीं लिखेंगे, है ना, कि बिल्कुल पन्ने छाप के आने हैं, ऐसा नहीं करना है हमें इसके अंदर। आप बुलेट्स डालो इसमें, और स्टार्टिंग हमेशा किससे करनी है? इंट्रो से करनी है। जो भी चीज उसने समझाई है उस वर्ड का मतलब बताओ, या फिर आप क्या करो, प्रोविजन बता दो, उसका एक्सप्लेन कर दो उस कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्शन डालेंगे हम, ठीक है। दूसरी चीज, ये हमेशा कैसे होना चाहिए? बुलेट्स, ऑलवेज इन बुलेट्स होना चाहिए, पैरा भर भर के नहीं लिख के आएंगे हम लोग। फाइन, ये तरीका तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अच्छा, चलते हैं, मैं एक बार इसको होल्ड पे रखती हूँ, ये सबसे हार्ड है। डिफरेंस बिटवीन के लिए हमें हमेशा क्या फॉलो करना है? टैब्यूलर फॉर्म फॉलो करना है ऑलवेज, कभी भी एक्सप्लेनेशंस नहीं लिख के आएंगे इसके। बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ कॉमन डिफरेंसेस के क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बेसिस बता रही हूँ, ये चीजें तुम लोग नोट डाउन करते चलो। कुछ कॉमन बेसिस जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो है मीनिंग। सबसे पहले तो मीनिंग डाला करो ऑलवेज, मीनिंग या फिर डेफिनेशन भी बोल सकते हो, है ना, डेफिनेशन डाल दो उसकी। ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो, बिल्कुल, पर्पस ऑब्जेक्टिव, अगर तुम्हें बनाना आता है अच्छे से ना, तो ये इस पॉइंट के अंदर तुम उसका पर्पस भी डाल सकते हो। सेक्शन नंबर अगर याद है तो, कॉन्फिडेंट हो तो ही लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना है। सेक्शन नंबर, या फिर अगर सपोज दोनों का लॉ अलग अलग है, जो भी टर्म्स उन्होंने बोली है दोनों में अलग अलग है, तो आप फिर ये इस तरीके से एक्ट का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं हम, है ना, एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। एग्जाम्पल या फिर कोई केस लॉ का नाम याद आ रहा है तो केस लॉ का नेम भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और कोई बेसिस जो तुम्हें लग रहे हैं कॉमन सब में जा सकते हैं? एक स्कोप लिखा करो हमेशा, कि हमेशा दोनों टर्म्स एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। एक का स्कोप बहुत वाइडर होता है, एक का स्कोप बहुत नैरो होता है, हमेशा ये पॉइंट डाल ट्राई करा करो, ऐसे नहीं कि वैसे ही लिख दिया, बैठे अगर तो डालना। तो दीज आर सर्टेन कॉमन बेसिस जो हर टाइप के आपके इसमें चलते हैं, हर टाइप के डिफरेंस के अंदर ये बेसिस आपके जाएंगे, ओके। अच्छा, अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि यूजुअली कैसे पूछे जाते हैं? कमेंट करके जो पूछे जाते हैं ना, कमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ये।
ये मैं तुम्हें मार्क कराऊंगी पूरे सिलेबस में, जहां जहां ऐसी ऐसी लाइंस आएंगी ना, मैं बुक्स के अंदर मार्क करवाऊंगी जरूर कि कैसे उनको करना है। इन क्वेश्चंस में भी सेम जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अपीयर करे थे ना हमने, एग्जैक्टली वैसा लिखना है इसके अंदर भी, सेम कंटेंट लिखना है। इंट्रोडक्शन डालो, क्योंकि ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, तो पहले इंट्रो फिर बुलेट्स में समझाओ, और हमेशा इन क्वेश्चंस के नीचे आपको कंक्लूजन जरूर मेंशन करना है। कंक्लूजन नेसेसरी है। कंक्लू उसमें तो नहीं बैठेगा, इसमें बैठ सकता है, इसमें जाएगा आपका। जैसे मैंने अभी बताया ना कि लिखा हुआ आया कि strict liability is no fault, is deemed as no fault liability, explain why, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, इफ यस तो फिर रीजंस बताओ, ऐसे करके भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये अगर उन्होंने पूछा कि तुम बताओ तुम अग्री करते हो या नहीं करते हो, तो भिड़ते से ही ये मत लिख देना कि यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट, या मैं तो एक्साइटमेंट होता है यस या नो बोलने का, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, हम हमेशा पहले एक्सप्लेन करेंगे सारे फैक्ट्स और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर आई अग्री विद द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट। बस, तो आपका जो कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा, वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए। कंक्लूजन एकदम क्रिस्प होगा, क्रिस्प बोले तो वन लाइन, एकदम एक वन लाइन आंसर होना चाहिए इसका, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा ये। ओके, ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं ये केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने देखा टॉट के अंदर, है ना, मतलब स्टोरी लिखी भी होगी जैसी बुक में है, अधिकतर बार वैसी ही केस स्टडीज आती हैं, सेम वही स्टोरी होती है, पार्टी का नाम चेंज कर देंगे या थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देंगे। वो तुमसे पूछेंगे बताओ ये इंसान लायबिल है या नहीं है, जैसे अभी पूछा था एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर लायबिल है या नहीं है। डायरेक्ट कभी भी यस या नो से आंसर स्टार्ट नहीं करना है। कैसे करना है, सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ लॉ। और आप ये सारी गाइडलाइंस हर पेपर में फॉलो कर सकते हो, ये ध्यान रखना, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट में जाएगा ये लॉ का प्रोविजन। जैसे एज पर सेक्शन 102 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे लिख लो उसको, लिख के पूरा समझाना है हमें। आपने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, अगर इससे मिलता जुलता कोई केस लॉ याद आ रहा है तो केस लॉ रेफर करो, रेफर केस लॉ, उसका नाम लिख दो, जैसे रायलन वर्सेस फ्लेचर का नाम लिख के थोड़ी सी शॉर्ट में कहानी समझा दो उसकी, और उस केस में जजमेंट क्या आया था वो लिख दो। ओके, ठीक है। अब ये कर लिया, इसके बाद तीसरी चीज अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखेंगे, फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन। कैसे लिखेंगे कि भाई क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि बी है, बी ने अपने लैंड के ऊपर रिजर्वॉयर बनाया, ठीक है, और फिर उसका पानी वहां पे चला गया और आइलैंड को डैमेज हो गया उससे। ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं ना उनको थोड़ा एक दो लाइन में लिखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन चेक दो, शॉर्ट में बस मेन जो उसका क्रक्स है ना वो निकाल के उसमें लिख दो। और फिर तुम्हें उसी पैरा में उसके साथ ही क्या करना है, फैक्ट्स को और प्रोविजन को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करके लिखोगे कि भाई क्वेश्चन में ऐसे 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 हुआ है, हमारे प्रोविजन के हिसाब से ये चीजें ऐसे होनी चाहिए थी, तो फिर देयरफॉर ये लायबिल नहीं है या ये लायबिल है, ऐसे करके तो रिलेट करना है। फिर उसको किसको रिलेट करोगे, रिलेट फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन विद प्रोविजन, प्रोविजन के साथ इसको क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है, रिलेट करके लिख लिया, बस अब लास्ट में क्या दे दो, कंक्लूजन दे दो। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, वन लाइन होना चाहिए, एकदम क्रिस्प कंक्लूजन होना चाहिए। ये समझ आ गया क्या? तो ये हमारे गाइडलाइंस हैं, हमें आंसर कैसे लिखने हैं, बाकी मैं टाइम टू टाइम तुम लोगों को लिखवाती भी रहूंगी, बताती भी रहूंगी कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक काम और तुम लोग कर सकते हो, डेली एक, अगर तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है, जैसे बाकी टेस्ट भी तुम्हारे हुए होंगे ना अभी, तो तुम्हें पता होगा कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो कैसे नहीं, तो उस हिसाब से अब एक बार जेआईजीएल में टॉट वाले चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं
वो एक दो उठा करके तुम प्रैक्टिस कर लो और मुझे दिखा सकते हो कि देखो मैम हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। मैं बता दूंगी तुम लोगों को उसमें कमी क्या है। ठीक है, और नहीं तो टेस्ट तो हम दे ही रहे हैं ना, वो तो चेक करेंगे ही। ओके, ठीक है। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस ये हमने देख लिए। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो पूछो, इसमें कुछ दिक्कत हो तो। मुस्कान, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ आप। ओके है ये, ठीक है। अच्छा, हमने अभी स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। उसमें हमने सिर्फ अभी तक इतना ही बेसिक समझा है कि कितने कितने सेक्शंस हैं। टोटल 238 सेक्शंस है हमारे पास इसमें। और 1 से लेके 75 तक एक पार्ट है हमारा जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स है। और फिर 125 से स्टार्ट होते हैं टिल 238, है ना, फिर वहां तक दूसरा पार्ट आ जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये मैं अभी स्टार्ट कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के में क्या होता है, कैसे होता है। वापस उसी पे ही चलते हैं। देखो, एक एग्जांपल, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ए ने क्या किया, ए को अपनी कार बेचनी थी, ठीक है। तो ए ने बी को ऑफर किया, टू बाय कार, कि मैं मेरी कार सेल कर रहा हूं, क्या आप गाड़ी खरीदोगे। इसने इसको ऑफर दे दिया। अब ऑफर दिया है तो प्राइस भी कोट किया ही होगा कि कितने लाख रुपए में, ठीक है। तो कार का इसने प्राइस कितना बताया, सपोज 10 लाख, ठीक है। ये ऑफर इसने जैसे ही बी को किया, बी की मर्जी है ना कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, या हम उसके ऊपर वो करें, प्रेशर डालें उसके ऊपर। इज दैट सो? नहीं ना, हम प्रेशर तो नहीं डालेंगे उसके ऊपर, ना हम उसको डराएंगे धमकाएंगे, नहीं, उसकी मर्जी है, अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो वो करे। फाइन, चलो ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। लेकिन बी बोलता है इस गाड़ी के मैं 10 लाख रुपए तो नहीं दूंगा, मैं इस कार का क्या दूंगा, 6 लाख रुपए दूंगा। बार्गेन कर रहा है। तो बी ने कहा कि मैं कंसिडरेशन पे करूंगा, कितना, मतलब प्राइस जो है 6 लैक्स, ठीक है। काम करती हूँ मैं, अभी इसको कंसिडरेशन नहीं बोलती हूँ, बाद में समझाऊंगी इस चीज को क्या होती है ये। अभी मैं बोल रही हूँ इसने प्राइस इसका कोट किया 6 लाख। चलो ठीक है, ये बोला ठीक है 6 लाख में खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फाइन। अब ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया कि उसने मुझे कहा है कि हाँ मैं तुझे तेरी कार, मेरी कार दूंगा। उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं बाय कर लूंगा, कितने रुपए में, 6 लाख रुपए में, बोथ आर ओके विथ इट। दोनों के बीच में प्रॉमिस एंटर हुआ है, ठीक है। प्रॉमिस के साथ एक कंपोनेंट और है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन का मतलब वैसे क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, सही है, कुछ ना कुछ बदले में। तो क्या हमेशा कंसिडरेशन का मतलब पैसा ही होगा क्या, हमेशा कंसिडरेशन का मतलब पैसा ही है क्या, नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि ए जो इसको कार दे रहा है, बदले में वो क्या कंसिडरेशन ले रहा है। ए बी को गाड़ी डिलीवर करने के बदले क्या कंसिडरेशन ले रहा है, 6 लाख रुपीज ले रहा है ना, है ना। तो मतलब ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, इसके लिए कंसिडरेशन है 6 लैक्स,
ठीक है। अच्छा, बी अगर 6 लाख रुपए उसको दे रहा है तो 6 लाख के बदले बी का कंसिडरेशन क्या है? कार है। ठीक है, तो बी के लिए कंसिडरेशन इज कार। ठीक है, तो आप मुझे कार दो, बदले में मैं आपको पैसे देता हूं। ठीक है, वो कह रहा है मुझे पैसे दो, बदले में मैं आपको कार देता हूं, मतलब ऐसे वाइस वर्सा। तो दोनों के लिए ही क्या है? कंसिडरेशन है, प्रेजेंट है कंसिडरेशन का एलिमेंट इसमें। ठीक है, अब ये इन दोनों ने एंटर कर लिया आपस में। अब ये लोग क्या करेंगे? रिटर्न में इसको नोट डाउन कराएंगे सारा। ठीक है, प्रॉमिस आ गया, कंसिडरेशन आ गया, अब ये इनका बन गया अग्रीमेंट। दोनों इसको फुलफिल करने के लिए बाउंड है यहाँ पे। बट अग्रीमेंट के अंदर एक कंपोनेंट और होता है, लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। अगर वो एड ऑन हो जाती है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला लिखो, इसको हम समझेंगे कल। अभी पहले वो वाला एग्जाम्पल लिखा था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, ईबीएल बोल सकते हैं या लीगल एनफोर्सिएबिलिटी बोलो। दिस इज इक्वल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बस अब पहुंच गए हम कॉन्ट्रैक्ट पे। इसको इस फॉर्मूले से याद रखना तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, एक ये बना लो और एक वो कार वाला चार्ट बना लिया था। अच्छा, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं वो कार वाला भी चार्ट बनाती हूँ। ईबीएल इज एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, इसको फॉर्मूला की तरह लर्न रखो तो ये इजीली तुम लोगों को लर्न हो जाएगा। और एक ये चार्ट और प्रिपेयर कर सकते हो, इससे भी पूरी पिक्चर समझ आ रही है। फिर इसके बाद का जो है वो फिर हम प्रॉपर वे में कल से लेके पढ़ते हैं।